हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। और वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों करवाई जाती है। ठीक है, तो आज का जो क्लास होने वाला है ये क्या होने वाला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाबू लास्ट चैप्टर उप सह संयोजन यौगिक यानी चैप्टर 9 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये चैप्टर बाबू आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड भी होता है। वैसे तो पूरी केमिस्ट्री हार्ड है और एक नज़र से देखा जाए तो पूरी केमिस्ट्री भी आसान है, बस आपको समझने वाला यानी आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। जैसे हम हैं, है ना, हम भी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं ना। एक बार बोलिए यस कि नो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 9 है उप सह संयोजन यौगिक, इसको करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी आपके दोस्त साथी है इस मॉर्निंग के क्लास में आप लोग नहीं जुड़ते हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ना भी ये स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और हम आपका क्लास जोरों शोर से अब ले रहे हैं ताकि आपका सिलेबस भी ना छूटे। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे, मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उस समय सिर्फ यही सब होगा। तो ये सारी चीजें, सारी क्लासें करने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और डेली बाय डेली आप लोग 5 बजे सुबह में उठ के ज्वाइन जरूर कीजिए। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग एक काम कर दीजिए, जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। देखिए आपके एक लाइक से ना हमको बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है। आप हमारे क्या है प्यारे बच्चों, आप हमारी एक प्रकार से समझ लीजिए कि मजबूती है। आप एक मोटिवेट करते हैं आप हमको, ठीक है, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास करके आप मुझे एक मोटिवेट करते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बाबू एनर्जी लेवल में पढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो ये काम करना आप लोग मत छोड़िएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप बाबू अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नंबर नोट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर एगो नोट कीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं अपना व्हाट्सअप नंबर 9135742024। ठीक है, आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। 100% आपकी समस्या को सोल्व किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, जो क्लास का लाइव क्लास का लिंक होगा ना डायरेक्ट इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप क्लास कर सके। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट यहाँ पे एक बात बताते हैं कि अगर 499 वाला कोर्स आप नहीं लिए हैं, जिसमें प्यारे बच्चों क्या मिलने वाला है, ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस यहाँ पे गेस प्रश्न प्लस क्या मिलेगा, नोट्स रहेगा, फिर क्या रहेगा उसके साथ PYQ भी रहेगा। तो अगर आप ये नहीं लिए हैं तो ये नंबर हम एक लिख के रखे हैं, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से PDF और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं आज के क्लास के लिए, कितने सारे बच्चे हैं जो रेडी हैं? और एक बात बोलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा इस चैप्टर को करने के लिए और एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिएगा। भले कमेंट ना कीजिए लेकिन नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपको पूरा समझ में आएगा, लगेगा बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन कुछ देर बाद जब दोपहर होगी शाम होगी फिर इसको देखिएगा तो लगेगा कि अरे हमसे तो कुछ छूट रहा है। लेकिन वही नोट्स बना के रखिएगा, एक नज़र देखिएगा, फिर यहाँ पे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो नोट्स इसीलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो एक बार सभी बच्चे बताएं कि सर क्लास को शुरू कीजिए। और सबसे पहले एकदम बेसिक चीज जीरो लेवल से हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे बॉन्ड के बारे में समझेंगे। बाबू सबसे पहले समझेंगे कि आयनिक बंधन क्या होता है ना, आयनिक बंधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, चाहे सहसंयोजी बंधन क्या होता है, चाहे उप सहसंयोजी बंधन क्या होता है, ये जान लेना हम लोग के लिए इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे। अगर आपके एग्जाम में बोला जा रहा है कि आयनिक बंध, यानी यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आयनिक बंधन क्या है, तो आयनिक बंधन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यह बॉन्ड बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान से यह क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉन्ड तैयार होता है। अभी आपको समझ में आएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या होता है, एक धातु होता है, इसमें जो आयनिक बंधन होता है ना उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है, यानी एक धातु और एक अधातु के बीच ये बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड किसमें बनता है, तो आयनिक बॉन्ड उसी में बनता है जिसमें एगो धातु होगा एगो अधातु होगा। जैसे हम एगो एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इजी, है ना। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे NaCl।
NaCl है ना। ये Na क्या है हमारा बाबू, ये धातु है, और Cl क्या है, अधातु है ना। यानी इसमें क्या होता है, धातु और अधातु के बीच इसमें बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, NaCl हम एग्जाम्पल लिए हैं तो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, NaCl है, ठीक है। NaCl में हम यहाँ पे सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम का कितना होता है जी, जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं आप बोलेंगे सर जी इसका होता है 11, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, आप बोलेंगे सर जी इसका होता है 17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, ठीक है। कैसे होता है अभी आपको समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सोडियम का निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, फिर क्या होगा 2s2 होगा, फिर क्या होगा 2p6 होगा, उसके बाद से क्या होगा 3s1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही ना होगा 3s1 हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए 3s1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे याद रखिएगा कि अब हम क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे निकालिए 1s2, फिर क्या होता है 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, फिर 3p क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 2 12, अब 12 5 यहाँ पे क्या हो गया 17 हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम एकदम बेसिक से बताएंगे, बच्चा बबुआ की तरह बताएंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत प्यारे बच्चों ना हो, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, एकदम छोटा भाई की तरह आपको समझाने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि जो सोडियम है इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बोलेंगे सोडियम है तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Na यहाँ पे लिख सकते हैं, Na पे यहाँ पे एगो स्टार दे सकते हैं या प्लस दे सकते हैं। अब देखिए क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितना है, तो याद रखिएगा 3s2 और 3p5, यानी कितना हो गया, यानी क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का हो जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 5, बाहरी कक्षा में इसका कितना 7 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी चीज को अस्थायी होने के लिए, यहाँ पे आपको याद रखना है किसी भी चीज को अस्थायी होने के लिए प्यारे बच्चों 8 गो इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है ना। किसी भी तत्व हो इसको अस्थायी होने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन हम लिख देते हैं, और क्लोरीन पे क्या बोला गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्लोरीन पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। देखिए 7 गो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 2 4 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो गया 2 6 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एगो बचा 7 गो इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज को अस्थायी होने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। और यहाँ पे क्या है, एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सोडियम पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ये जो अपना एगो इलेक्ट्रॉन है ना, याद रखिएगा ये जो अपना इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देगा, इसको दे देगा, है ना। ये क्या करेगा, इसको दे देगा, क्या करेगा, इसको दे देगा। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अब, तो यहाँ पे इसके पास ये 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये इसके पास से अपना दान दे दिया, यानी ये 3s का मतलब 3s का एगो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, सोडियम जब दान दे दिया, तो इसके बाहरी कक्षा में फिर कितना बचा, तो यहाँ पे याद रखिएगा 2s2 और 2p6, यानी 2 गो 6 गो कितना गो 8 गो इसमें भी बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ये सोडियम है, तो सोडियम में भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप बोलेंगे सर जी सोडियम का भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 गो। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 गो, और फिर यहाँ पे देख लीजिए 8 गो, यानी दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समतुल्य हो गए। और जब ये मिल के बनेगा, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि NaCl मिल के बनेगा तो क्या बनेगा, यानी सॉरी मतलब यहाँ पे अगर बोला जाए कि Na प्लस Cl को मिला दिया जाए, Na पे प्लस और Cl पे माइनस मिला दिया जाए, तो ये हमारा क्या बनता है, तो ये हमारा बनता है NaCl। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, NaCl बन जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया ना, इतना क्लियर। यहाँ पे याद रखना है कि आयनिक बंधन के बारे में अगर आपसे पूछे तो आयनिक बंधन क्या है, एगो धातु एगो अधातु के बीच बनता है, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन उस पर चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके बाहरी कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एगो इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो ये क्या कर दिया, एगो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया,
ट्रांसफर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसके पास ट्रांसफर कर दिया। तो जब ये 3s ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास भी को बचा, 8 गो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बचा और 8 गो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बचा। तो Na पे प्लस Cl और NaCl मिला के, Na पे प्लस और Cl पे माइनस मिला के क्या किया प्यारे बच्चों, यानी Na प्लस क्या किया, एगो दान दिया, माइनस का मतलब क्या, ग्रहण करना, यानी Na एगो दान दिया और क्लोरीन क्या किया, एगो ग्रहण किया, तो मिलके बना दिया हमारा NaCl। तो ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बंधन कहलाता है। क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, धड़ाधड़ में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सीख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। धड़ाधड़ में एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं ताकि हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, हमेशा के लिए। चलिए क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हमेशा के लिए क्लियर करने के लिए एगो ले लेते हैं हम, क्या, MgCl2। यहाँ पे एगो एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं MgCl2, याद रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा Mg, यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। MgCl2 हम लोग क्या लेते हैं, एगो प्यारे बच्चों यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम यानी Mg का इलेक्ट्रॉनिक यानी कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है प्यारे बच्चों, आप बताएंगे कि ये मैग्नीशियम है तो इसका होता है 12। अब 12 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 और 2s2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में को है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए क्लोरीन का, फिर क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है। जब क्लोरीन का 17 निकालेंगे तो क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, उसके बाद से क्या होगा 3s2 होगा और 3p5 हो जाएगा, यही ना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन हो जाएगा। तो क्लोरीन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन में बाह्यतम में कितना गो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौ गो है, इसमें कौ गो है, बाहरी में इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें बाहरी में कितना हो गया, तो 5 2 7 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्लोरीन कौ गो है, 2 गो है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि Mg जो है मैग्नीशियम है, इसमें कौ गो इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भरना स्टार्ट करेंगे, ये गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये गो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोराइड है ना, Cl2 है, 2 गो क्लोरीन है, तो 2 गो क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक गो क्लोरीन लिखते हैं और एक गो में क्या है 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 7 गो इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, भरना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे 7 गो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो 6 गो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गो मतलब सॉरी एगो 7 गो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाद बाह्यतम कक्षा में कहोगे 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसके पास तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, यानी इसके अंतिम कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन भी इसमें क्या है 2 गो है। तो हम तो एक गो क्लोरीन लिखे है ना, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं एगो क्लोरीन लिख देते हैं, क्योंकि क्लोरीन का निकालेंगे फिर इतना ही आएगा। तो इसमें भी अगर हम भरना चाहें प्यारे बच्चों, अगर आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भी अगर हम भरना चाहें तो यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 एगो 7, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो Mg क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एगो क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, ये एगो याद रखिएगा कि यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि ये एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दान दे देगा और ये वाला इसको दान दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोरीन हो जाएगा 8 गो, यानी याद रखिएगा यहाँ पे आएगा तो 7 गो पहले से था, Mg अपना एगो दे दिया, इसका क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, अष्टक नियम से ये 8 गो हो गया, अष्टक नियम से ये 8 गो हो गया, यानी ये अस्थाई हो गया कि चल मेरे पास 8 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, हम अस्थाई हो गए। अब मैग्नीज के पास क्या एगो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है 7 गो, यानी क्योंकि क्लोरीन 2 गो लिए है ना, Cl2 है, क्लोरीन 2 गो, तो एगो क्लोरीन को अस्थाई कर दिए। फिर इसके पास से ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैग्नीज के पास क्या बचा, एक भी नहीं बचा, नहीं ना बचा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो मैग्नीज ये क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया। तो फिर इसके याद रखना है कि बाह्यतम कक्षा में जब ये दोनों दान दे दिया तो बाह्यतम कक्षा में इसका भी क्या हुआ 8 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस पे भी 8 गो इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 8 गो इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 8 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे याद रखना है कि ये संतुलन हो गया, ठीक है, यानी तीनों पे 8-8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो कहलाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि आयनिक बंधन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि इसमें क्या होता है कि इसमें धातु और अधातु के बीच क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, धातु और अधातु के बीच में ये बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ये होता है, यानी क्या करता है इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है, तब ये क्या होता है अष्टक नियम को पूरा करता है। तो ये जो बनता है ना बॉन्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, उसी को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, है ना। ये एक थोड़ा आपके लिए क्या है
एक वो बोल रहे हैं कि बेसिक है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है प्यारे बच्चों, फटाफट से इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपके दिमाग से ये सब चीजें उतरे ना, ठीक है, ताकि आपके दिमाग से ये सब चीजें उतरे ना। अब देखिए सहसंयोजी बंध क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है ना। याद रखिएगा कि सहसंयोजी बंध की बात करें, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे हम बोले कि सहसंयोजी यानी कोवैलेंट यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, सहसंयोजी अबंध आप कैसे समझेंगे कि सहसंयोजी अबंध है। यहाँ पे आयनिक बंधन आप तो समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है, लेकिन वो धातु और अधातु के बीच में होता है, ये भी आप लोग जान गए, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि ये रासायनिक बंधन होता है, यानी यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि सहसंयोजी बंधन क्या है, तो एक रासायनिक बंधन होता है, यह एक प्रकार का रासायनिक बंधन होता है जिसमें क्या होता है, याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा परमाणु, यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चों, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का यहाँ पे क्या होता है, साझाकरण होता है। दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन साझा होगा, और ये क्या होगा, अधातु अधातु के बीच क्या होगा प्यारे बच्चों, बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है, अधातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनता है। याद रखना है अधातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनता है। जैसे हम ले लेते हैं एक वो अधातु, हम एग्जांपल में क्या लेते हैं, तो एक वो अधातु हम एग्जांपल में ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिए। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे बच्चों, आप बताइएगा ऑक्सीजन का कितना होता है, जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए, एक बार पूछते हैं सभी बच्चे बताइए ऑक्सीजन का, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अरे चेला ऑक्सीजन नहीं पता है जी, ऑक्सीजन का बाबू 8 होता है। काहे ऐसे कर रहे हैं, 8 होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1s2 और क्या लिखेंगे 2s2 और क्या लिखेंगे 2p, यहाँ पे याद रखिएगा 2p क्या लिखेंगे, 2p यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने, मतलब बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो प्यारे बच्चों बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, तो 4 गो और 2 गो, यानी 2 + 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गो बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन क्या है 2 गो है। तो यहाँ पे अगर हम भरना स्टार्ट करें, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे कि अगर हम इसमें भरना स्टार्ट करें, याद रखिएगा कि अगर हम इसमें भरना स्टार्ट करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करें प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन यानी कहने का मतलब सहसंयोजी बंधन क्या होता है, तो सहसंयोजी बंधन में होता है कि ये अधातुओं अधातुओं के बीच, ओनली अधातु अधातु के बीच क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझा होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। साझा कैसे करेगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या करना है, परमाणु क्रमांक लिखना है और इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देना है और देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंतिम कक्षा में 2 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 गो अणु हुए तो 2 गो ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना है अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 6 गो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गो 2 गो 2 2 4 और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा और यहाँ पे भी क्या हो गया, हम यहाँ पे भरना स्टार्ट करें। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, ऐसे भरे कि कैसे भरे एक बार बता दीजिए। 2 2 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहीं पे भरते हैं, देखिए यहाँ पे भर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 2 4 और यहाँ पे क्या हो गया 2 6 गो हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझा करता है। इसके पास भी क्या है 6 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अस्थायी होने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अस्थायी होने के लिए प्यारे बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर जी अस्थायी होने के लिए कम से कम मिनिमम 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या, कम से कम मिनिमम 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अस्थायी होने के लिए कम से कम मिनिमम 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसमें 72 कक्षा में कौ है, 6 गो है, तो 6 गो इसमें भी है, 6 गो इसमें भी है। 2 गो ऑक्सीजन का लिए, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है O2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2 गो लिए, अधातु अधातु 2 गो लिए, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी 2 गो लिए, तो इसमें क्या हुआ 72 में 6 गो इलेक्ट्रॉन, इसमें 72 में 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये क्या करता है आपस में साझा कर लेता है। अब ये क्या करता है, आपस में बात करता है कि तेरे पास भी 6 गो इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करते हैं कि जब तुमको काम पड़ेगा, याद रखिएगा कैसे, एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि ये बोलेगा, एक ऑक्सीजन बोलेगा कि अगर तुमको कोई काम पड़ता है तो मेरा क्या करना,
ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसमें के बीच क्या होता है, वो बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसी कारण से होता है। ये क्या करता है, 6 गो है इसके पास, तो जब बोलता है कि जब तुझे काम पड़ेगा तो तू 2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो जब ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होगा, 6 गो है, 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। फिर बोलता है कि अगर इसको काम पड़ेगा तो ये क्या करेगा, अगर इसको काम पड़ेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर इसको काम पड़ेगा तो ये क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। तो इसके पास भी क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसीलिए कभी भी ऑक्सीजन के बीच को बॉन्ड बनता है तो 2 बॉन्ड बनता है ना। क्योंकि क्या होता है इसमें कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक, एगो नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इसमें कितना कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि जब 6 गो इसके पास है, 6 गो इसके पास है, तो ये क्या करेगा, जब इसको काम पड़ेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जब इसको काम पड़ेगा तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। यानी एक साइकिल है और 2 स्टूडेंट है ना। किसी को जाना होगा, यानी किसी को जाना होगा, किसी का कोचिंग है 5 बजे से, तो क्या करेगा, वही साइकिल क्या करेगा, वो भी ले जाएगा, वही साइकिल वो भी ले जाएगा, है ना। तो यानी क्या करता है, जब इसको काम पड़ता है तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका 8 हो जाता है। जब इसको काम पड़ेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा 2, है ना। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसी को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, मजा आता है बाबू ये सब पढ़ के, बहुत मजा आता है, समझिए। यहाँ पे याद रखिए, इसको पढ़ के ना बहुत मजा आता है, सही बात है। इसको पढ़ के, ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ के ना बहुत मज़ा आता है, आपको समझ में भी आता होगा पूरा बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी बच्चे समझिएगा कि अब हम क्या करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम नाइट्रोजन के लेते हैं बाबू, क्या लेंगे, अब नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन के 2 अणु लेंगे, याद रखिएगा क्या, N2, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितना होता है, आप बोलेंगे नाइट्रोजन का होता है प्यारे बच्चों परमाणु संख्या 7, ठीक है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 हो जाएगा, और क्या होगा 2p, यहाँ पे देख लीजिए 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7, इसका हो गया। यानी इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाबू अगर बोला जाए कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, तो आप बोलेंगे बाह्यतम में कितना हो जाएगा, 2 गो और 3 गो, कितना 5 गो, यानी 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 गो क्या हो जाएगा, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के 2 गो अणु है, तो जब एक का निकाले इतना आया, तो दूसरों का भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा। बाबू दूसरा का भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा ना, है ना। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो इतना ही आएगा कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए आएगा कि नहीं। आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको भरना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा नाइट्रोजन, क्या है, ये है हमारा नाइट्रोजन। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाना है ना आपकी बार। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है। थोड़ा सा मोटा कर ले पेन को। देखिए ये हमारा क्या है, ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारा है नाइट्रोजन है, यहाँ पे हम क्या कर लिए, नाइट्रोजन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लिए, हम भी यहाँ पे भी एक और नाइट्रोजन ले लिए, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 अणु है। और नाइट्रोजन में कितना, 5 ही गुना है बाबू, क्या 5 ही गुना है। यहाँ पे याद रखना है कि जब 2 गो हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, याद रखना है कि जब 2 गो हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, और नीचे करने दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम नाइट्रोजन ले लेते हैं कौ गो, 2 गो, क्योंकि 2 गो है, और दोनों का भी निकालिएगा ना, जब n एक का निकालिएगा इतना आ रहा है, तो फिर नाइट्रोजन का निकालिएगा इतना ही आएगा, और दोनों में 5-5 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 गो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गो 3 गो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गो 5 गो, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, और यहाँ पे भरेंगे 4 गो 5 गो, है ना। क्योंकि अंतिम कक्षा में इसके 5 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको पूरा होने के लिए क्या जरूरी है, इसको 8 गो इलेक्ट्रॉन जरूरी है ना अस्थायी होने के लिए। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी 8 गो नियम से क्या होता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन जिस पे रहेगा तभी वो अस्थायी होगा। तो अब ये क्या करता है, आपने क्या सुना कि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये तो पहले यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है।
अब देखिए कि अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के पास कितना है 2 3 5 गो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो करेगा, आप यहाँ पे देखिएगा ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान दे देगा कि जो तुमको काम है, अगर इस नाइट्रोजन को काम है तो क्या करेगा, ये नाइट्रोजन बोलेगा कि मेरा 3 गो इलेक्ट्रॉन ले जा, है ना, मेरा 3 गो इलेक्ट्रॉन ले जा और अपना काम कर, है ना। और जब मुझको जरूरत पड़ेगा तो तू अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देना, दान दे देना। और जब मुझको इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा तो तू जो ये अपना 3 गो इलेक्ट्रॉन है ना, मुझको दान दे देना। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों सहसंयोजी बंध। और इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करते। साझा का मतलब क्या, आपस में साझा कर लेना। तो यहाँ पे भी देखा ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, 6 था, इसका भी 6 था। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन साझा, कि तुम्हारे पास अगर तुमको काम है तो तुम मेरा 2 गो इलेक्ट्रॉन ले जाओ और अपना काम करो। अब जब मुझे काम होगा तो तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे देना। और नाइट्रोजन वही कर रहा है कि जब तुमको काम है तो तुम मेरा 3 गो इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना, और काम करो अपना। और जब इस इलेक्ट्रॉन को, इस नाइट्रोजन को काम होगा तो बोलेगा कि ये तुम ले जा, यानी आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि सहसंयोजी बंध। समझ में आया ना। ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं, पहली बात, पूरा यूट्यूब पे छोड़िए, आपको एप्लीकेशन पे कोई नहीं बताएगा ऐसे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे उपसहसंयोजी बंधन, ये आबंध, ये इंपॉर्टेंट है। उपसहसंयोजी आबंध क्या बोलिएगा बाबू, उपसहसंयोजी आबंध क्या है, याद रखिएगा कि उपसहसंयोजी आबंध यानी बोला जाए तो ये हो जाएगा हमारा उपसहसंयोजी आबंध, यानी ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस प्रकार के आबंध में 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के बीच एक तरफा साझेदारी होगा। पीछे क्या हो रहा था, पीछे क्या हो रहा था, आपस में साझेदारी कर रहे थे कि तुम्हारा काम, तुमको काम पड़े तो तुम ले जाओ और तुमको काम पड़े तो तुम ले जाओ। इसमें क्या हो रहा था, साझेदारी हो रहा था, एक दे रहा था तो एक ले रहा था, एक ले रहा था तो एक दे रहा था, दोनों आपस में साझेदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए इसमें कि सहसंयोजी में, तो ये क्या करेगा, एक तरफा दान दे देगा, एक तरफा दान दे देता है कि लो तुम ले लो, हम नहीं लेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको बताना चाहें कि इसमें हम ले लेते हैं पहला नाइट्रोजन और दूसरा लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन। पहला ले लेते हैं प्यारे बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साथ होता है, और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन ले लेते हैं, जिसका क्या होता है प्यारे बच्चों 5 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, और क्या होगा 2p3 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके अंतिम कक्षा में यहाँ पे आपने क्या देखा, इसके अंतिम कक्षा में आपने क्या देखा, तो इसके अंतिम कक्षा में आपने देखा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो 3 गो क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 = 5 गो इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ब्रोन का निकालें तो ब्रोन का क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ब्रोन का क्या हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे ब्रोन का ब्रोमीन का 5 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखेंगे 1s2 और लिखेंगे 2s2, 2 2 4, और क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा, है ना। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, इसके अंतिम कक्षा में आ गए, देखिएगा यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, 2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 3 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके अंतिम कक्षा में क्या आ गया, 3 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नाइट्रोजन क्या बनाता है, अमोनिया NH3 बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, NH3 बनाइएगा, क्या NH3। और ब्रोमीन क्या बनाता है, BH3 बनाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हमारा N क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे NH3 बनाएगा, और ब्रोमीन क्या बनाएगा, याद रखिएगा BH3 बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा नाइट्रोजन, इसके साथ को होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो आप बोलेंगे कि इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 गो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या होता है, 1 लोन पेयर भी होता है, याद रखना है ना। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें क्या हो गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाबू यहाँ पे आपने देखा कि इसमें 5 गो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गो और 2 गो ऊपर हो जाएगा, 5 गो इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे BH3 में क्या होगा, B के साथ को 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और थोड़ा सा
यहाँ आप देख लीजिए ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये क्या कर रहा है कि हम इतना कुछ किए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाए, इतना सब किए, फिर भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ, है ना हमारा कुछ भी हुआ। यानी ये तो क्या कर रहा है, इसके पास तो ये तो बन जाएगा। नाइट्रोजन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए, नाइट्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, 2 2 4 2 6 2 8, ये तो निफिकिर है कि हाँ हमारे पास 8 को इलेक्ट्रॉन है, हम अस्थाई हैं, लेकिन इसके पास क्या है, नहीं है। तो ये क्या करता है, आके नाइट्रोजन से बोलता है कि तुम तो भाई अस्थाई हो गए, लेकिन हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाए, कुछ भी किए, तभी हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, अस्थाई नहीं हुए। यहाँ पे एक बार सही से लिख देते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर सही से बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार सही से इसका बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे हम ब्रोमीन लिख देते हैं। ब्रोमीन क्या है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये लिख दिया। तो यहाँ पे इसका तो कोई टेंशन नहीं है कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके इसका 8 को हो जा रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसका तो पूरा हो गया, अस्थाई हो गया, इसको कोई टेंशन नहीं है कि हाँ हमारा तो भाई 8 गो हो गया है, हम अस्थाई हो गए, हमारे पास 8 गो इलेक्ट्रॉन है, हम अस्थाई है। लेकिन ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बना रहा है ब्रोमीन, तभी ये अस्थाई नहीं हो रहा है। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, आके नाइट्रोजन के पास क्या करेगा, गिड़गिड़ाएगा कि हाँ मुझे मतलब मैं ये किया वो किया, मैं हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भी बनाया, फिर भी हम अस्थाई नहीं हो पाए। तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन होगा ना, याद रखिएगा, ये जो नाइट्रोजन होगा ना, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए क्या कर देगा, दान कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये दान कर देगा। तो जब ये दान करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4 और 2 6 2 8, इसके पास भी क्या हो जाएगा, 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 को इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। इसके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि इसके पास क्या हो जाएगा, 8 को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यानी क्या करता है कि ये अपना क्या करता है, एक तरफा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है प्यारे बच्चों, साझेदारी कर देता है। इलेक्ट्रॉन का एक तरफा साझेदारी कर देता है। ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए साझेदारी कर देता है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये उप सहसंयोजक बंधन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एक तरफा क्या करता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, साझेदारी कर देता है। इलेक्ट्रॉनों के युग्म के बीच एक तरफा साझेदारी होती है, तो ये क्या करता है, एक तरफा साझेदारी यहाँ पे कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि इसके पास तो है नहीं कि साझेदारी करेंगे, तो यही क्या करता है, दे देता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, ये बेसिक चीजें थी जिसको आपको समझना था, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने उम्मीद है कि समझ लिया होगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है, ध्यान में रखिएगा कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या है। अब देखिए उप सहसंयोजन यौगिक क्या है बाबू, ये क्वेश्चन आता है बार बार आपके एग्जाम में कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या है। तो यहाँ देखिए वह यौगिक जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थित होती है एवं यह जल में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होती है, तथा यहाँ देखिए यौगिकों के गुण इनके अवयवी आयनों के पूर्ण रूप से भिन्न होती है। इस प्रकार के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उप सहसंयोजन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों सबसे पहले बात किया जाए तो उप सहसंयोजन यौगिक हमारा क्या होता है, तो याद रखना है कि हमारा एगो होता है K4FeCN6, है ना, K4FeCN6। पोटेशियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन हम अगर आपसे बात करें कि पहला होता है सरल लवण, है ना, अगर सरल यौगिक हो गया एगो जटिल यौगिक। सबसे पहले होता है सरल यौगिक होता है, सरल यौगिक होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा जटिल यौगिक, जटिल यौगिक हो जाएगा। जटिल क्या होगा प्यारे बच्चों, यौगिक क्या हो जाएगा, जटिल यौगिक हो जाएगा। सरल यौगिक की बात करें प्यारे बच्चों, सरल यौगिक हमारा क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ये देखने में ही आपको लग रहा होगा कि NaCl क्या है, वो सरल यौगिक है। अगर हम यहाँ पे जटिल यौगिक लिखे तो जटिल यौगिक क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो जाएगा। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है, तो याद रखिएगा K4, यहाँ पे याद रखिएगा Fe, यहाँ पे क्या हो जाएगा CN
और यहाँ पे होता है 6। ये हमारा क्या हो गया, जटिल यौगिक हो गया। तो हम अगर आपसे पूछेगा कि सरल यौगिक कौन है, तो NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब क्या होते हैं, सरल यौगिक होते हैं। और ये जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, जटिल यौगिक होता है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे बात किया जाए, अगर आपसे बोला जाए बाबू कि अगर NaCl को तोड़ना है, अब बाबू क्या बोला जाएगा कि अगर आपको NaCl को तोड़ना है जल के साथ, अगर आप NaCl को जल के साथ यानी जल में घोलेंगे, यानी ये क्या है, NaCl है। अब इसको क्या करेंगे, H2O यानी जल के साथ जब इसको घोलेंगे तो ये क्या करेगा, Na पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर Cl पे क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, घुल जा रहा है, ठीक है, ये क्या एकदम सरलतम से घुल जा रहा है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, जटिल यौगिक को करेंगे, ध्यान में रखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, जो जटिल यौगिक होता है इसको घोलेंगे पानी में, तो बाबू अगर हम याद रखिएगा जटिल यौगिक को पानी में घोलते हैं तो ये आपको याद कर लेना है कि ये कैसे टूटेगा। तो ये जो टूटेगा ना, अगर हम इसको यहां पे याद रखिएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, है ना, जब हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे यानी H2O में घोलेंगे, तो ये क्या करेगा, ये 4K प्लस पे क्या होगा, 4K प्लस पे आयन में टूटेगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्या होगा, 4K प्लस पे आयन में टूटेगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ये जो टूटेगा 4K प्लस आयन में टूटेगा, 4K प्लस आयन में टूटेगा। उसके बाद से क्या होगा, ये जो चीजें होंगी ना, ये एकदम नहीं बदलती है, क्योंकि ये क्या है, जटिल आयन है, अपने अस्तित्व को बरकरार रखती है। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये ऐसे ही हो रहा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe, यहाँ पे बचेगा Cn, याद रखिएगा, Fe यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe यहाँ पे हो जाएगा Cn और 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे टूटेगा, 4 माइनस लिखिए या -4 लिखिए, यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। यानी ये जो रहता है ना, ये इसी को बोला जाता है जटिल यौगिक। ये क्या है, हमारा जटिल यौगिक है, ये हमारा क्या है, जटिल यौगिक है। जो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये क्या है, जटिल यौगिक है। ये क्या है, जटिल यौगिक है। ये क्या है, जटिल यौगिक है, जो अपने आप को क्या करता है, बना के रखता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, अपने अस्तित्व को बना के रखता है। ये हमारा क्या होता है, आयन होता है, आयन में टूट जाता है। लेकिन ये जो होता है जटिल यौगिक, ये अपने आप को बाबू, ये जो अंदर का होता है ना, ये जटिल आयन अपने आप को बरकरार रखता है, इसको तोड़ने नहीं देता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, एक बार बता दीजिए फटाफट से, सभी बच्चे बता दीजिए। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया, तो इसमें एक पेज ऐड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कलर आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम ले पोटेशियम फेरोसाइनाइड, याद रखिएगा, अगर हम क्या लेते हैं, याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लेते हैं K4, याद रखिएगा Fe, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN6, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा ये क्या है, ये अगर आपसे पूछे कि Fe क्या है, तो Fe को आप क्या बोलेंगे, Fe जो होता है हमारा क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय, चाहे यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु डायरेक्ट ना लिख के, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, K4, यहाँ पे क्या है Fe, और यहाँ पे क्या है Cn, और ये हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा, आपको याद रखिएगा कि जो K4 होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि K4 जो होता है ना, ये हमारा आयन होता है। लेकिन Fe क्या होता है, ये हमारा आपको ध्यान में रखना है कि अगर Fe की बात करें तो ये जो Fe होता है ना, ये हमारा क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पे याद रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, इसको केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और ये जो Cn जो इसके साथ लगा होता है ना, इसे क्या बोला जाता है, लिगेंड्स बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, लिगेंड्स बोला जाता है। और ये जो छेद दर्शाता है ना, ये उप सहसंयोजन यौगिक को दर्शाता है, उप सहसंयोजन। ये क्या होता है, उप सहसंयोजन यौगिक को दर्शाता है, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, उप सहसंयोजन यौगिक को दर्शाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है तो हम फिर से समझाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये Fe क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। उसके साथ एक लिगेंड्स जुड़ा होता है, जिसको ये Cn जो है ना, ये लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स कई प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं वो हम आपको बताएंगे। और ये जो 6 होता है, क्या होता है, उप सहसंयोजन यौगिक होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए, अब बोला जाता है K4 Fe CN6 में, इसी में देता है बाबू। यहाँ पे याद रखना है कि अगर इसी में देगा आपको, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देगा कि इसी में बना देंगे, रुक जाइए, यहाँ पे याद रखिएगा,
इसको इसी में छोटा करके लिख देते हैं ताकि इसी में हम लोग बना देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सरल यौगिक। क्या होता है चेला, सबसे पहले होता है सरल यौगिक, है ना, सरल यौगिक। दूसरा क्या होता है, जटिल यौगिक। सरल यौगिक क्या हो गया हमारा, NaCl हो गया, NaCl, है ना। जब NaCl को जल में घोलते हैं यानी NaCl को जब हम जल में घोलते हैं यानी H2O में घोलते हैं तो ये क्या होता है, Na पे प्लस आ जाता है और Cl पे क्या होता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। लेकिन जटिल नंबर हमारा क्या है, K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। यानी अगर हम जटिल यौगिक लेते हैं K4, याद रखिएगा Fe, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको अगर हम क्या करते हैं H2O यानी जल में घोलते हैं तो ये क्या होता है 4K प्लस, यानी ये 4K प्लस में टूट जाता है। और ये प्यारे बच्चों क्या होता है, जो हमारा ये जटिल लवण होता है ना, ये सेम टू सेम रहता है। ये जो जटिल लवण होता है ना, ये हमारा सेम टू सेम रहता है, अपने अस्तित्व को बना के रखता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Fe और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 माइनस में ये टूट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे टूट रहा है। इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है अपने अस्तित्व को बनाए रख रहा है। अब देखिए, अब इसमें हमने आपको बताया कि अगर ये KFeA4CN6 है तो Fe क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ एक लिगेंड्स जुड़ा है जिसका नाम है Cn और ये क्या है, उप सहसंयोजन संख्या है, ठीक है। ये आपको बता दें। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि K4FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है कि K4FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, K4FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। किसका, इसका K4FeCN6 का। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की बात करें तो इसका क्या होगा, K का क्या होता है, पोटेशियम का होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे K का होता है 1 के साथ क्या कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे Fe का पूछा गया है निकालने के लिए तो Fe को मानेंगे x, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे Cn का क्या होता है -1 और इसके साथ क्या कर रहा है 6 गुणा कर रहा है और बराबर के उधर क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस x प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस और 1 में 6 से गुणा होगा -6 और बराबर के उधर हो जाएगा 0। यानी x बराबर बात करें तो ये बराबर के उधर जाएगा -6 तो क्या हो जाएगा +100 में, और ये क्या है प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -100। यानी x इक्वल टू क्या निकला +2। यानी Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला +2। यानी इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा +2 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है। उप सहसंयोजन यौगिक में क्या होता है, कुछ सरल यौगिक होता है जैसे NaCl KCl, तो KCl को तोड़ेंगे K पे प्लस Cl पे माइनस आ जाएगा, तो ये तो हमारा सरल हो गया। लेकिन जटिल में हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो जब इसको हम जल के साथ तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटता है, K प्लस टूट जाएगा, लेकिन ये जो संकुलन आयन है ना, जो जटिल आयन है, ये अपने अस्तित्व को वैसे ही बरकरार रखेगा, ये तोड़ेगा नहीं अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, जटिल आयन कहलाता है, ठीक है। अब बोला जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको पता होना चाहिए कि K का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में 4 गुणा किया तो 4, प्लस देते हैं Fe का निकालना है तो उसे x मान लेंगे, फिर प्लस देंगे Cn का -1 होता है, इसमें 6 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर होता है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल जाएगा +2। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार बता दीजिए सभी बच्चे, बता दीजिए कि इतना क्लियर हुआ, सभी बच्चे बता दीजिए इतना क्लियर हुआ जी, इतना क्लियर हुआ, एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये आसान चैप्टर होता नहीं है वैसे, ठीक है, आसान चैप्टर वैसे होता नहीं है। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, अब यहाँ पे जितने भी सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए कि उप सहसंयोजन यौगिक के अनुप्रयोग क्या होंगे, इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे होंगे, उप सहसंयोजन यौगिक के उपयोग कहाँ होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक के उपयोग कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक का औषधि रसायन में उप सहसंयोजन यौगिक का प्रयोग होता है। पहला यहाँ पे इसका बोलिएगा कि इसका प्रयोग की बात किया जाए तो औषधि रसायन में उप सहसंयोजन यौगिक का प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग की बात करें तो दूसरा प्रयोग क्या होता है, तो धातुओं के निष्कर्षण में, क्या धातुओं को जब निष्कर्षण होता है तो उप सहसंयोजन यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पॉइंट देके लिखना है। तीसरा अगर बात किया जाए कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो जल को कठोरता दूर करने के लिए, यानी जल की कठोरता को दूर करने के लिए
किसका प्रयोग करेंगे? तो प्यारे बच्चों उपसंयोजन यौगिक का प्रयोग करेंगे। जल की कठोरता को दूर करने के लिए उपसंयोजन यौगिक का प्रयोग करेंगे। अगला आज एक विश्लेषण, यानी यहाँ पे विश्लेषणात्मक रसायन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है कि उत्प्रेरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लास्ट क्या है? जैविक प्रणाली। याद रखिएगा कि जैविक प्रणालियों में उपसंयोजन यौगिक का भी प्रयोग होता है। तो ये क्या है? इसके उपयोग है उपसंयोजन यौगिक है। ठीक है, आपको क्लियर रखना है। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं फटाफट से इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला आज ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि NH3 संकुलन आयन बनाता है जबकि NH4+ आयन संकुलन नहीं बनाता है, क्यों? है ना। अगर आपसे बोला जाए कि NH3, तो NH3 को हमने बाबू पीछे निकाला था। देखिए यहाँ पे NH3 को निकाला था, तो NH3 में क्या था? एगो लोन पेयर था। NH3 में एगो लोन पेयर था जो क्या किया था प्यार बच्चों? ब्रोमीन को दे दिया था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बात करें कि NH3 जो है संकुल आयन बनाता है, यानी जटिल आयन को बनाता है, लेकिन क्या करता है? NH4 नहीं बनाता है। तो संकुलन आयन एगो बाबू जटिल आयन बनाता है, क्यों उपसंयोजन यौगिक बनाता है? क्योंकि ये क्या करता है? इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? युग्म उपस्थित होता है, जो क्या करता है? NH4 में N के पर एक भी, यानी इसका आंसर सिंपल वे में अगर हम आपसे बताएं तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे याद रखने की, क्योंकि NH3 में N पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यानी अगर आपसे बात किया जाए NH3 का, है ना, NH3 का, तो N के साथ को होता है प्यारे बच्चों? 3 गो हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे मान लीजिए एगो, दूगो, और यहाँ पे क्या हो गया? 3 गो। लेकिन इस पे क्या होता है? एगो एकांकी लोन पेयर भी उपस्थित होता है। जबकि NH4+ में, है ना, यानी क्या करता है? जब ये किसी से ले लेता है, यानी NH4+ में, यानी क्या हो जाएगा? N के साथ 4 गो हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा है, तो इसमें क्या होगा? लोन पेयर नहीं उपस्थित रहेगा। यही कारण है कि क्या होता है कि NH4 में N पर एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित न होने के कारण क्या करेगा? NH3 जो होगा संकुलन लवण बनाएगा, यानी संकुलन यौगिक बनाएगा, जबकि NH4+ संकुलन यौगिक नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। अब बाबू आपको पता है ना, आपने क्या पढ़ा? इधर देखिए, आपने ये पढ़ा कि उपसहसंयोजी अबंध में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के युग्म के बीच एक तरफा साझेदारी होता है। तो अगर लोन पेयर रहेगा तभी तो साझेदारी करेगा, तभी तो ये जटिल लवण बनाएगा। अगर ये ऑलरेडी फुल रहेगा तो कहां से देगा? तो ये जटिल लवण का निर्माण नहीं करेगा। यही कारण है। तो यहाँ पे आपने देखा कि NH3 के पास क्या था? यहाँ पे कि इसके पास एगो क्या था? यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके पास एगो लोन पेयर उपस्थित था, जो क्या करता है प्यारे बच्चों? एक तरफा दान दे देता है ना। इसके पास एक लोन पेयर होता है जो एक तरफा दान दे देता है, लेकिन इसके पास लोन पेयर क्या है? अवेलेबल है ही नहीं। तो ये कैसे दान देगा? तो जो दान देगा वो क्या बनाएगा? संकुलन यौगिक बनाएगा। जो दान नहीं देगा वो क्या बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो इसमें से कौन बनाएगा? तो NH3 हमारा क्या करेगा बाबू? संकुलन यौगिक बनाएगा, जबकि NH4 हमारा संकुलन यौगिक नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? वही क्वेश्चन है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो फटाफट से यहाँ पे याद रखिएगा कि सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आता है द्विक लवण। ठीक है, द्विक लवण की बात करें तो द्विक लवण क्या होता है अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए द्विक लवण क्या होता है, समझिएगा सभी बच्चे कि द्विक लवण क्या होता है। द्विक लवण जैसे पोटास एलम क्या होता है? फिटकिर, ये सब क्या होते हैं? द्विक लवण के उदाहरण होते हैं। तो द्विक लवण क्या होता है? ऐसा योगात्मक लवण, याद रखना है इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा सभी बच्चे। इसका अगर आपसे पूछेगा कि द्विक लवण क्या होता है तो लिखिएगा ऐसा योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, जो जल में घोलने पर क्या हो जाए? पूरा छितरा जाए, पूरी तरह से घुल जाए, पूरा छितरा जाए। ठीक है, द्विक लवण क्या होता है? याद रखिएगा कि ऐसा योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर, यानी जल में घोलने पे, विलय का मतलब क्या होता है कि जब ऐसा लवण जिसको जल में घोलेंगे तो अभी क्या करेगा प्यारे बच्चों? अपने सभी अवयवी में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा, सब टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम
जल में घोलेंगे क्या होगा, सभी अवयव इसके विभक्त हो जाएंगे। जैसे हम एक बात करें KCl का, जब KCl को हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे यानी H2O में जब घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K पे प्लस आ जाएगा और Cl पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ये पूरा अवयव में घुल रहा है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों Mg यहाँ पे Cl2 का, तो MgCl2 की बात करें, यहाँ पे साफ साफ लिखना पड़ेगा क्योंकि नोट्स में यही देना है ना। यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम MgCl2 है ना। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जल, H2O का मतलब क्या होता है, जल, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg पे प्लस आ जाएगा, Mg पे प्लस आ जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा 2Cl माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अपने अवयवी कण में पूरा विभक्त हो रहा है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों 6H2O यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस में टूट जाएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, पूरे के पूरे आपस में क्या होते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, द्विक लवण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि द्विक लवण क्या है, कि ऐसा योगात्मक लवण जो जल में विलय करने पर अपने सभी अवयवी में क्या होता है, अपने सभी अवयव में विभक्त हो जाते हैं, उसी को हम लोग द्विक लवण कहते हैं। तो ये आपको द्विक लवण पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा 100%। चलिए अब देखिए कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है ना। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, तो याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए उप सहसंयोजन यौगिक, ठीक है। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, तो ऐसे योगात्मक यौगिक जो जलीय अम्लीयों में अपने सभी घटकों का, जो जलीय अम्लीयों में क्या करे, अपने सभी घटकों का प्रशिक्षण नहीं देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संकुलन लवण या उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। संकुलन लवण या उप सहसंयोजन यौगिक एक ही को कहते हैं, उसी को कहा जाता है। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है कि जब हम उसको जल में घुलते हैं ना, तो क्या करता है, सभी घटके क्या होता है, प्रशिक्षण नहीं देता है। जैसे आपको पता है कि ये वाला जो चीज होता है, ये वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, जटिल लवण होता है। क्या होता है, जटिल लवण होता है। जटिल लवण क्या होता है प्यारे बच्चों, जटिल लवण होता है। तो जब ये जटिल लवण होता है तो ये क्या करता है, अपने आप को तोड़ते नहीं, मतलब ये तोड़ता नहीं है, ये अपने अस्तित्व को बना के रखता है। तो याद रखना है कि FeCN यहाँ पे देखिए 2, अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फेरोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड ये क्या है हमारा। अगर आपसे बोला जाए कि अगर फेरोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, ये पोटेशियम साइनाइड बहुत खतरनाक चीज होता है। ये क्या है, फेरोसाइनाइड, ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। तो अगर फेरोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड को मिला के बनता है तो वो क्या बनता है हमारा, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है, जिसमें क्या करते हैं, जब हम इसको तोड़ते हैं, याद रखिएगा कि जब हम इसको जल में तोड़ते हैं, क्या बोला जाता है कि जब जल में टूटेगा तो इसके जो क्या होंगे, लवण पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। देखिए प्रशिक्षण नहीं देता है, यानी K4 याद रखिएगा कि अगर हम Fe, अगर CN6 यानी पोटेशियम साइनो, यहाँ पे याद रखना है FeCN6, अरे यहाँ पे क्या होगा, K4 FeCN, ये 6 हो जाएगा। ये क्या है, एक हमारा जटिल लवण है, ठीक है। तो जब हम इसको जल में तोड़ते हैं, यानी क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे जल में, ठीक है। जब हम इसको जल में तोड़ते हैं यानी H2O में तोड़ते हैं, H2O में तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होगा कैसे टूटेगा, तो ये टूटता है किसमें, तो यहाँ पे याद रखना है 4K प्लस में टूटेगा। और ये जो होता है हमारा जटिल आयन होता है, संकुलन यौगिक होता है, तो ये अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है, तो ये टूटेगा नहीं, सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी Fe हो जाएगा और इधर क्या होगा, CN यहाँ पे हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CN और इधर क्या हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइनस में ये टूट जाएगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, पीछे आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, सारा का सारा आयन टूट जा रहा था, है ना। क्या हो रहा था, आयन क्या हो रहा था प्यारे बच्चों की, विलय करने पर सभी अपने अवयवी कण क्या हो जा रहे थे, विभक्त हो जा रहे थे, वो पूरे घुल जा रहे थे, तो उसे हम लोग द्विक लवण कहते थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में, यानी जब इसको जल में घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, सभी घटकों में प्रशिक्षण नहीं देता है, यानी सभी घटक में क्या प्रशिक्षण, यानी इसको ये तोड़ेगा ही नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, तो उप सहसंयोजन यौगिक कहलाएगा। याद रखना ये क्या कहलाएगा, तो यही हमारा उप सहसंयोजन यौगिक कहलाता है। चाहे हम इसको क्या बोलते हैं, संकुलन लवण बोलते हैं, चाहे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल लवण भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको द्विक लवण या संकुल लवण या उप सहसंयोजन यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि द्विक लवण एवं जटिल लवण में अंतर लिखे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है।
द्विक लवण एवं, याद रखना है कि जटिल लवण में क्या क्या अंतर है, फटाफट से देखते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो द्विक लवण क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा कि द्विक लवण क्या होता है। ठीक है, द्विक लवण क्या होता है, तो द्विक लवण की बात करें तो इसमें क्या होता है, अवयवी कण यहाँ पे देखिए लवण समान अनुपात में रहते हैं, है ना, यानी के पे प्लस होगा तो सीएल पे माइनस होगा, है ना, यानी इसमें क्या होगा, समान आयन में रहेंगे, जबकि इसमें क्या होता है, समान, यहाँ पे देखिए समान अनुपस्थित में रहते हैं, यानी इसमें जो आयन हो गए समान अनुपस्थित में क्या होगा, इसमें जो अवयवी कण हो गए समान अनुपात में रहेगा, इसमें अवयवी कण क्या होगा प्यारे बच्चों, समान अनुपात में ही रहता है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें अवयवी लवण समान अनुपात में रहता है और इसमें समान अनुपात में रहता है और कभी नहीं भी रहता है, हो सकेगा तो रहेगा, हो सकेगा तो नहीं भी रहेगा। अगला आ जाए कि यहाँ पे दूसरा है कि ये केवल ठोस अवस्था में रहता है, याद रखना है कि ये जो होगा द्विक लवण का उदाहरण, ये क्या होगा, हमेशा ठोस अवस्था में होगा, जब जल में डाला जाता है तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आयन का निर्माण कर देता है। ठीक है, लेकिन ये ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में रहता है। ये जो हमारा द्विक लवण, यहाँ पे याद रखना है कि जटिल लवण है जैसे K4FeCN6, ये जो हमारा होता है ये दोनों अवस्थाओं में होता है, ठोस में भी होता है और द्रवित में भी होता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है कि ये विलयनों में अवयवी आयनों में विघटित हो जाता है ना, यानी ये विलयन में क्या होता है, अवयवी आयनों में ये टूट जाता है ना, ये विलयन यानी जल में डालिए तो ये क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे अगर तोड़ने की बात करें तो हम यहाँ पे NaCl की बात करें तो NaCl को जब हम जल में तोड़ेंगे, H2O में तोड़ेंगे, यानी H2O का मतलब होता है जल, तो ये क्या हो जाएगा, Na पे प्लस आ जाएगा और फिर क्या होगा, Cl पे माइनस आ जाएगा, पूरी तरह से टूट जा रहा है। लेकिन ये विलयनों में अवयवी आयन में विघटित नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जटिल लवण पाए जाते हैं, है ना, ये पूरी तरह से विलयनों में अपघटित विघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है। तो ये आपको पूरी जानकारी समझ में आ गए तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और ये प्यारे बच्चों आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा सभी बच्चों को पैड वाले में। ठीक है, अब आता है कि लिगेंड्स क्या है। ठीक है, लिगेंड्स क्या है, ठीक है, लिगेंड्स हमने आपको समझाया कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने क्या लिखा था, ये क्या है हमारा बाबू, एगो यहाँ पे उप सहसंयोजन यौगिक है। तो इसमें लिगेंड्स क्या होता है, ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। और जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, यही हमारा क्या होता है, लिगेंड्स होता है। तो लिगेंड्स आप इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, लिगेंड्स किसको बोलते हैं, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लगा होता है वो लिगेंड्स होता है। ठीक है, तो चलिए अब लिगेंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिगेंड्स क्या होता है। अगर आपसे पूछेगा लिगेंड्स क्या है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा रहता है उसी को हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो देखिए कई प्रकार के परमाणु, यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी परमाणु या आयन जिससे केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में त्याग की प्रवृत्ति होती है, क्या त्याग की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। और लिगेंड्स एक दाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लिगेंड्स किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, तो आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा युग्म में क्या करेगा, ओनली त्याग करते हैं। हमने आपको बताया था ना उप सहसंयोजन यौगिक, यानी यहाँ पे उप सहसंयोजन बंधन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है युग्म में। तो अगर युग्म में त्याग करेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और ये एक दाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए लिगेंड्स के प्रकार क्या होते हैं। लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लिगेंड्स जो होगा आपको याद रखना है कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे याद रखिए, एक दुंकत लिगेंड्स है ना, पहला क्या होता है, एक दुंकत लिगेंड्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, द्विदुंकत लिगेंड्स होता है, तीसरा त्रिदुंकत लिगेंड्स होता है, चौथा बहुदुंकत लिगेंड्स होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला क्या, एक दुंतुक लिगेंड्स, दूसरा द्विदुंतुक लिगेंड्स, तीसरा त्रिदुंतिक लिगेंड्स, चौथा क्या होता है, बहुदुंतिक लिगेंड्स, है ना। तो पहला देखते हैं कि एक दंतुक लिगेंड्स क्या होता है, बहुत जल्दी देखेंगे एक दंतुक लिगेंड्स क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें एक दंतुक लिगेंड्स की, तो वह लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे
क्या करेंगे, एक दंतुक लिगेंड्स, है ना, याद रखिएगा एक दंतुक लिगेंड्स किसे कहेंगे, तो वह लिगेंड जिसके पास केवल क्या हो, एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु होगा जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग करने की प्रवृत्ति रखेगा। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, ये है, यानी वैसा लिगेंड जिसके पास क्या हो, जिसके पास प्यारे बच्चों एगो परमाणु हो, यानी एगो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग कर देगा। जिसके पास क्या हो, एगो इलेक्ट्रॉन हो, जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग कर देगा, उसे क्या कहेंगे, एक दंतुक। अगर जिसके पास दुगो है वो क्या करेगा, वो केंद्रीय धातु परमाणु को दुगो लिगेंड्स दान कर देगा, यानी दुगो इलेक्ट्रॉन अगर दान कर देगा तो द्विदुंतिक लिगेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलिए अगला देखिए कि द्विदुंतिक, यहाँ पे द्विदुंतिक लिगेंड्स क्या होते हैं, तो बाबू द्विदुंतिक लिगेंड्स क्या होते हैं, वे लिगेंड जिसके पास दाता परमाणु की अनुपस्थिति होती है तथा यह दो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को त्याग करेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें क्या बोला गया कि यह दो इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये क्या करेगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दान दे देगा, है ना। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा क्या होता है, जैसे हम आपको बोले यहाँ पे क्या होता है K4, यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe जो होगा हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा, और Cn क्या होता है प्यारे बच्चों, लिगेंड्स होता है, ठीक है, जो इसके साथ जुड़ा रहेगा। तो द्विदुंतिक लिगेंड्स क्या होते हैं कि जो यहाँ पे जो लिगेंड्स होगा ना, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या करेगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तो इसे क्या कहेंगे, द्विदुंतिक लिगेंड्स कहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दान दे देगा तो एक द्विदुंतिक लिगेंड्स कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसी प्रकार क्या होगा, त्रिदुंतिक लिगेंड्स में क्या होता है, वे लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु होता है, जिनके पास क्या तीन दाता परमाणु अनुपस्थित होते हैं, यानी उसे क्या कहेंगे, यानी क्या करेगा, तीन गो इलेक्ट्रॉन होगा जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को दान दे देगा, है ना, त्याग कर देगा, त्याग कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिदात, यहाँ पे त्रिदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बहुदंतुक लिगेंड्स क्या होगा कि वे लिगेंड जिनके पास दो से अधिक दाता परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तथा इनमें केंद्रीय धातु परमाणु को दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान की क्षमता होती है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु जैसे हमारा Fe हो गया, क्या करेगा, वैसा लिगेंड जिसके पास दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन का युग्म होगा जो केंद्रीय धातु परमाणु को दान कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, बहुदंतुक लिगेंड्स कहेंगे। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अभी जाइए मत, अभी क्लास और भी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आवेश के आधार पर बाबू लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू आवेश के आधार पर जो लिगेंड्स होंगे हमारे तीन प्रकार के होंगे। आवेश के आधार पर लिगेंड्स तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। पहला होता है धनात्मक लिगेंड्स, है ना, धनात्मक यानी धन आवेशित लिगेंड्स, है ना। तो धन आवेशित लिगेंड्स क्या होते हैं कि वह लिगेंड्स, याद रखना है, वह लिगेंड जिस पर धन आवेश होता है उसे धन आवेशित लिगेंड्स कहते हैं। धन आवेशित लिगेंड्स किसे कहते हैं, वह लिगेंड जिस पे धन आवेश होता है। जैसे लिगेंड्स की बात करें, NO पे क्या हो जाएगा, धन आवेश है, H3O पे क्या है, धन आवेश है, NH4 पे क्या है, धन आवेश है, इत्यादि। इस पे क्या है, धन आवेश है, तो ये क्या कहलाएगा, धन आवेशित लिगेंड। अगर धन आवेश है तो उसे क्या कहेंगे, धन आवेशित लिगेंड्स कहेंगे। अगला आ जाइए, अगला क्या है, ऋण आवेशित लिगेंड्स। क्या है बाबू, ध्यान में रखिएगा, ऋण आवेशित लिगेंड्स, ऋण आवेशित लिगेंड्स। ठीक है, अब ऋण आवेशित लिगेंड्स किसे कहेंगे ये आपको हम बता देते हैं। ऋण आवेशित लिगेंड्स किसे कहेंगे, तो वह लिगेंड जिस पर ऋण आवेश होता है, वह लिगेंड यानी जिस पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे ऋणात्मक लिगेंड्स, यानी ऋण आवेशित लिगेंड उसे कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेशित लिगेंड्स कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए फ्लोरीन पे क्या होता है, माइनस होता है, क्लोरीन पे माइनस होता है, OH पे माइनस होता है, NO2 पे माइनस होता है, SO4 पे क्या होता है, K2SO4 को टूरिएगा तो क्या होगा, 2K प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, उस पर माइनस होता है, यानी जिस पे ऋणात्मक होगा वो क्या होगा बाबू, ऋणात्मक लिगेंड कहलाएगा। अगला उदासीन लिगेंड्स क्या होगा, वैसा लिगेंड जिस पे कोई आवेश नहीं हो उसे क्या कहेंगे, उदासीन लिगेंड्स कहेंगे। वैसा आवेश जिस पे कोई भी लिगेंड्स नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि उदासीन लिगेंड्स किसे कहते हैं, तो सिंपल सा याद रखिएगा, उदासीन लिगेंड्स किसे कहेंगे, तो वह लिगेंड जिस पर कोई भी आवेश क्या होता है, नहीं होता है, अर्थात उदासीन होता है। यानी किसी पे ना धनात्मक आवेश होगा ना ऋणात्मक आवेश होगा, उसे हम लोग उदासीन लिगेंड्स कहेंगे। जैसे H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा, R2NH हो जाएगा, NO हो जाएगा, यहाँ पे पायरिडीन हो जाएगा, C2H5N हो जाएगा। ये सब क्या है, ये उदासीन लिगेंड है। क्या है, उदासीन लिगेंड है ना।
तो ये सब क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन लिगेंड के उदाहरण होते हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा हो गया। अब अगला पार्ट जो आएगा प्यारे बच्चों, उसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, याद रखिएगा अगला पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नर का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्नर का सिद्धांत क्या, उप सहसंयोजन यौगिक के संदर्भ में वर्नर का सिद्धांत क्या है, इसको जानेंगे। फिर उसका प्यारे बच्चों IUPAC नेम, उप सहसंयोजन यौगिक का IUPAC नेम हम लोग जानेंगे। तो क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नहीं समझ में आया फिर से दोबारा देखिएगा। और जितने बच्चे PDF नोट्स नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं किए हैं बाबू तो आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे हैं आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी सारे बच्चे हैं ना फटाफट से क्या कीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आप लोग PDF नोट्स ले लीजिए। और एक बार आप लोग बता दीजिएगा क्लास आपको समझ में नहीं आया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।